न्यूमेरिकल क्वेश्चन केवल जो है सो वैसे पोर्शन से बनते हैं जो डायमेंशन से रिलेटेड है आपका, ठीक ना। डायमेंशन फॉर्मूला या उसका एप्लीकेशन उसी पे बनता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो बेटा अपना जो चैप्टर था वो चैप्टर था क्या, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, ठीक ना। चैप्टर था क्या, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर का नाम था तुम्हारा यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, अब इस चैप्टर में क्या पढ़े थे हम लोगों ने, तो यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, तो जो चीज़ें पढ़ी थी उसमें सबसे पहली चीज़ जो थी वो क्या थी, फिजिक्स की डेफिनीशन। और इस फिजिक्स के डेफिनीशन में जो सबसे पहली बात थी वो थी किस चीज़ की, फिजिकल क्वांटिटी की। क्या चीज़ थी, फिजिकल क्वांटिटी की। तो मैं क्या बोला था कि जो आपका वर्ड फिजिक्स है, जो आपका वर्ड फिजिक्स है, ये फिजिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड के कहाँ से आया है, ये आया है आपके ग्रीक वर्ड के फ्यूसिका से। ग्रीक वर्ड क्या है, फ्यूसिका है। और इस फ्यूसिका का मतलब क्या होता है, इस फ्यूसिका का मतलब क्या होता है, नेचर। इस फ्यूसिका का मतलब क्या होता है, नेचर। और नेचर का मतलब क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ में घट रही है, वो सारी चीज़ें जो हमारे तरफ में घट रही है। तो हमारे चारों तरफ नेचर में इनफाइनाइट फिनोमेनन सुबह से लेकर के शाम तक में होते हैं। और उस इनफाइनाइट फिनोमेनन्स में से कुछ ऐसे होते हैं जो मेजरेबल होते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसे भी होते हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि अगर घर से यहाँ तक आए, कितना डिस्टेंस चले, कितना टाइम लगा, उसमें कितना एनर्जी वेस्ट हुआ, कितना फोर्स लगाना पड़ा, ये सारा चीज़ मेजरेबल था। लेकिन घर से अपने मन से खुश होके आए हैं कि लतिया के भेजे गए हैं, दो बात होता है। तो खुश होकर के आए हैं तो कितना खुश होकर के आए हैं, ये मेजर नहीं किया जा सकता। तो जो मेजरेबल क्वांटिटी है ना, उस मेजरेबल क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ फिजिक्स में स्टडी करते हैं। जो नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, जो नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, वो सारी क्वांटिटी फिजिक्स में हम लोग स्टडी नहीं करते। तो इस मेजरेबल फेनोमेनन को जिस टर्म में यूज किया जाता है उसी टर्म को क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। इसमें मैं क्या बोला था, इसका एग्जांपल ले लो, डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी नाम ले लो ये सारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी में देखा गया कि दो तरह की बातें हो रही है। एक जो कैटेगरी है वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी की। एक कैटेगरी किसकी है, फंडामेंटल क्वांटिटी की। और इस फंडामेंटल क्वांटिटी में आप ध्यान दीजिएगा कि इसके बारे में क्या कहा गया कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। और ये भी बोला गया कि ये जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कितने हैं, तो देयर इज ओनली 7, ठीक ना, केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास है। देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। केवल कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इस सातों का अगर नाम लिया जाए, तो इस सातों का अगर तुम नाम लो, तो पहला नंबर पे क्या था, पहला नंबर पे था तुम्हारा क्या, लेंथ। दूसरा नंबर पे था क्या तुम्हारा, मास। तीसरा नंबर पे था क्या तुम्हारा, टाइम। चौथे नंबर पे था क्या तुम्हारा, टेम्परेचर, है ना। चौथे नंबर पे क्या था, टेम्परेचर। पांचवें नंबर पे क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना, इलेक्ट्रिक करंट था। छठे नंबर पे क्या था, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ठीक ना, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल था। और सातवें नंबर पे क्या था, सातवें नंबर पे था क्या, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक ना, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इस सातों के बारे में मैं आपको एक एक करके डिस्कस किया था, सारी चीज़ें क्या है नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वांटिटी आया था वो था क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी था, ठीक ना, ये क्या था, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इस डिराइव्ड क्वांटिटी में देखो कि सबसे पहली बात कि ये कैसा क्वांटिटी है, डिपेंडेंट है। ये कैसा क्वांटिटी है, डिपेंडेंट है, ये दूसरों पर डिपेंड करता है। और इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि इट इज एक्सप्रेस्ड, इसको एक्सप्रेस्ड किया जाता है किसके टर्म में, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। किसमें, इन द टर्म्स ऑफ
फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस्ड किया जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में इसको क्या किया जाता है, एक्सप्रेस्ड किया जाता है। अब देखो कि अगर इसके एग्जाम्पल में कोई पूछे तो इस 7 को छोड़ दो, इस 7 फिजिकल क्वांटिटी के अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो सारे क्या होंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे देख लो, फोर्स उस 7 में से नहीं है, एनर्जी उस 7 में से नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको दो बेसिस पे हम लोगों ने कैटेगराइज किया था, क्या कि अगर डिपेंड करेगा तो डिराइव्ड होगा, अगर इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा, तो कैसा होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। इस बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, दो कैटेगरी में बांटा था, है ना। और एक और बेसिस था क्या, फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज करने का, जो बेसिस था किस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर भी फंडामेंटल क्वांटिटी के कुछ टाइप्स थे। अब ये टाइप्स में क्या क्या था, तो इस टाइप्स में था तुम्हारा 3 टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। इस टाइप्स में 3 टाइप्स में क्या क्या था, तो जो पहला टाइप्स था, वो पहला टाइप्स था क्या, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। अब इस वेक्टर क्वांटिटी के बारे में क्या बोला गया, कि इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। इसके बारे में क्या बोला गया, कि इसके पास डायरेक्शन होगा। और इसके बारे में ये क्या बोला गया, कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, ठीक ना, ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, किस चीज़ को, फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर इस तीनों में से कोई भी एक चीज़ जो है सो फॉल्स होता है, तो कोई भी एक चीज़ जैसे ही फॉल्स होगा तो हम लोग सीधे सीधे क्या कहेंगे, कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जो दूसरा था आपका, ये दूसरा में क्या था, स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना। इस स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपको क्या बोला, कि ये स्केलर क्वांटिटी जो है, ये जो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, इस स्केलर क्वांटिटी के बारे में क्या बोला, कि इसके पास ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ओनली क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, ठीक ना, मैग्नीट्यूड होगा। और इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, नो एनी फिक्स डायरेक्शन, इसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कि इसके एग्जाम्पल में हम तुमको क्या बताए थे, तो इसके एग्जाम्पल में क्या बताए थे, फोर्स बताए थे। इसके एग्जाम्पल में देखो क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, है ना, इसमें कितना हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ, ये दोनों चीज़ हमको पता होता है। इसके एग्जाम्पल में क्या लो, वेलोसिटी लो, इसके डायरेक्शन में क्या लो, इसके डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लो, है ना। ये सारा चीज़ जो था वो क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था। और इधर अगर आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल में, तो इसके एग्जाम्पल में आप देखिए कि इसके एग्जाम्पल में क्या क्या था। तो अगर इसका एग्जाम्पल आप लीजिएगा तो देखिए डिस्टेंस। अब देखो कि डिस्टेंस में कोई मैग्नीट्यूड तो है कि यहाँ से आपके घर का डिस्टेंस कितना है, लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, स्केलर हो गया। आप स्पीड को ले लो, स्पीड कैसा हो गया, स्केलर हो गया। आप टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर कैसा हो गया, स्केलर हो गया। आप ले लो किस चीज़ को, मास ले लो, क्या हो गया, स्केलर हो गया। आप ले लो टाइम ले लो, ये सब क्या हो गया, स्केलर हो गया। ये सारी की सारी क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, कि ये फॉलो करता है किस चीज़ को, ये फॉलो करता है क्या, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फॉलोज सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये सिंपल एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को क्या करता है, ये फॉलो करता है, ठीक ना। लेकिन वेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन को ही ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। ये दो टाइप हुए। इसके बाद एक तीसरी टाइप थी क्या, एक तीसरी टाइप थी क्या, तो जो तीसरा टाइप में हमने लिखा था वो था क्या आपका, टेंसर क्वांटिटी। और टेंसर क्वांटिटी के बारे में आपको क्या बोला था, कि टेंसर क्वांटिटी में, ठीक ना, टेंसर क्वांटिटी में क्या बोला था, कि ये ना तो कंप्लीट वेक्टर होगा, ना तो कंप्लीट क्या होगा, वेक्टर होगा, नाइदर कंप्लीट वेक्टर नॉर कंप्लीट स्केलर, नॉर कंप्लीट स्केलर। ये ना तो पूरा वेक्टर होगा और ना ही कंप्लीट क्या होगा, स्केलर होगा। अब इसके एग्जाम्पल में देखो
कि इसमें कुछ गुण क्या होगा, वेक्टर के भी होंगे और कुछ गुण क्या होंगे, स्केलर के भी होंगे। तो इसके एग्जाम्पल में एक जो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है वो किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का। किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का। अब देखो कि इस इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास आप देखिए कि अगर यहाँ से एक करंट आ रहा है मान लो 5 एम्पियर और इधर से एक करंट जा रहा है मान लो 3 एम्पियर, तो ये यहाँ से जो बाहर आएगा वो कितना आएगा, 8 एम्पियर बाहर आएगा, है ना। लेकिन अगर इसके एंगल को आप चेंज भी कर दीजिए, अगर इसके एंगल को आप चेंज कर दीजिए, अब देखिए ये 90 डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे हो गया, अभी भी ये 5 एम्पियर है और ये कितना है, 3 एम्पियर है। अभी भी जो यहाँ से बाहर जाएगा वो कितना जाएगा, 8 एम्पियर ही जाएगा, इसको एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में अगर बात करोगे, अगर बात करोगे किसके लिए, वेक्टर के लिए, तो वेक्टर में मान लो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं वेक्टर में। तो देखिए कि डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि अगर एक आदमी मान लो कि ऐसे गया 3 मीटर और फिर इसी डायरेक्शन में चला गया 4 मीटर, है ना, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट से ए से बी तक गया फिर बी से सी तक गया, तो अगर तुम इसको फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लिखोगे तो कितना लिखोगे, 3 और +4 कितना 7, जो ए सी लिखोगे वो कितना लिखोगे, 3 + 4 जो कि कितना हो गया 7 मीटर होगी। लेकिन अगर देखो डायरेक्शन बदल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक मान लो गया ये कितना 3 मीटर ए से बी तक गया, है ना, और फिर वापस आ गया कितना 4 मीटर, बी से सी तक वापस आ गया, तो अब जो लिखोगे वो कितना लिखोगे, -1 लिखोगे। अब यहाँ पे देखो कि ये 4 मीटर वापस आया है, अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना था इस चीज को, तो आप ए सी इक्वल टू सीधे लिखते क्या, ए बी और प्लस बी सी, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिंपली करिएगा तो यहाँ अगर आपको ए सी चाहिए तो यहाँ अगर आप ए बी और प्लस बी सी लिखिएगा, तो ए बी प्लस बी सी लिखिएगा तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में ये कितना आ जाएगा, -1 आएगा। अगर यही चीज़ें क्या हो कि 3 मीटर ऐसे चले और 4 मीटर ऐसे चल जाए, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब देखो इसका रिजल्टेंट ये वाला जाएगा और ये कितना होगा 5 मीटर का, है ना। तो इसमें अगर तुमको ए सी चाहिए होगा तो यहाँ पे है सारा वेक्टर ए बी ही और प्लस बी सी ही, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 मीटर का। आप देखिए कि डायरेक्शन जैसे जैसे बदल रहा है सेम चीज़ का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, इसके पास कुछ प्रॉपर्टी किसके हैं, वेक्टर के हैं, और कुछ प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर के हैं। वेक्टर के क्या प्रॉपर्टी है कि मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, स्केलर का क्या प्रॉपर्टी है, सिंपली ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है और सिंपली ऐड ये नहीं हो रहा है, ये ऐड हो रहा है कैसे, वेक्टर के रूल से। तो वेक्टर के रूल से जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो यही है डिफरेंस क्या, वेक्टर में और स्केलर में। कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ देगा आपको क्या कि इलेक्ट्रिक करंट है और ऑप्शन में टेंसर नहीं दिया हुआ है, तो जब ऑप्शन में टेंसर नहीं दिया हुआ है तो इसको स्केलर के जैसे ही मानना है। लेकिन अगर ऑप्शन में टेंसर भी हो तो टेंसर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि टेंसर अपने 11th-12th जेईई के सिलेबस में नहीं है। लेकिन पेपर सेट करते टाइम कभी कभी क्या करता है, शैतानी करता है लोग और पेपर में ऐड कर देगा टेंसर क्वांटिटी को भी, तो हमको उस समय में क्या करना है, टेंसर ही टिक करना है तो सही होगा, नहीं तो स्केलर क्वांटिटी क्लिक करके चल रहा है, ठीक है। इसके बाद था क्या, एक चौथा नंबर पे, चौथा नंबर पे क्या आ रहा था, रेशियो। तो इस रेशियो में मैं आपको क्या बोला था कि ये क्या होता है, ये रेशियो होता है, ये होता है क्या, रेशियो किसका, 2 आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक ना, रेशियो ऑफ 2 आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी। तो अब आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, एक ही जैसा, ठीक ना। आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, एक ही जैसा। अब देखो कि एक ही जैसा में इसमें एग्जाम्पल क्या लिए थे, तो इसमें एग्जाम्पल लिए थे किस चीज़ का, मैग्निफिकेशन का, है ना। इसमें एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या लिया था, मैग्निफिकेशन का। अब देखो कि ये मैग्निफिकेशन 10th क्लास में पढ़े हुए होंगे, ठीक ना। मैग्निफिकेशन क्या पढ़ते हैं, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही चीज़ पढ़ते थे। अब देखो कि ये जो हाइट है, ये पहला वाला भी हाइट जो है वो आपका क्या है, ये लेंथ है ना, और जो दूसरा वाला भी है ये भी आपका क्या है, लेंथ है। अब देखिए कि ये भी लेंथ और ये भी लेंथ और दो लेंथ का ये क्या है, रेशियो है। तो इस तरह से अगर आप मैग्निफिकेशन देखिएगा m, तो m इक्वल टू जो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है,
इसमें ये जो m है आपका, ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेशियो। ठीक ना। अब इसमें देखो एक चीज कि अगर ये रेशियो है तो इसका जो यूनिट होगा ये क्या होगा, मीटर, और इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। मीटर से मीटर कट जाना चाहिए। तो रेशियो के बारे में हम लोग सबसे पहला पॉइंट ये बना सकते हैं क्या, कि जो भी रेशियो होगा वो कैसा होगा, ये यूनिटलेस होगा। ये कैसा होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। ठीक ना, ये क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। और जनरली ये क्या होता है, डायमेंशनलेस भी होता है। हमेशा नहीं, लेकिन जनरली इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। ऑल्सो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो सर यहाँ जनरली क्यों लिखे हैं, है ना। तो जनरली क्यों लिखे हैं, इस जनरली के लिए देखो कि रेशियो में दो एक्सेप्शन आ जाता है। दो एक्सेप्शन किसका आता है, तो एक एक्सेप्शन आएगा आपको इसमें क्या, सॉलिड एंगल, और एक आएगा क्या, प्लेन एंगल। तो जो पहला इसमें एक्सेप्शन आता है वो किसका आता है, प्लेन एंगल का। अब देखिए प्लेन एंगल थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये क्या होता है कि किसी भी दो रे के बीच का, कोई भी दो रे लिए, एक रे ए और एक रे का नाम रखे बी, और इस दोनों का इनिशियल पॉइंट ओ, इसके बीच में जो रीजन बाउंडेड हो रहा है इसी रीजन को क्या बोलेंगे, थीटा, प्लेन एंगल। इसके बीच में जो रीजन बाउंडेड हो रहा है इसी को क्या बोलेंगे, थीटा, प्लेन एंगल। अब देखो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस r1 है और यहाँ से यहाँ तक रेडियस r2 है। कहोगे कि ये थीटा का कॉन्सेप्ट सर आया कहाँ से, तो इस थीटा के कॉन्सेप्ट के लिए बात किया गया क्या, कि अगर किसी भी सर्कल में, अगर किसी भी सर्कल में, मान लो ये है सर्कल जिसका रेडियस है कितना r, और इस दोनों के बीच का ये एंगल मान लिया गया थीटा। तो देखो तो ये आर्क लेंथ को अगर हम एल बोले तो प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, प्लेन एंगल का डेफिनेशन पढ़े थे क्या, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बाई क्या चीज, रेडियस, है ना। तो आर्क लेंथ बाई रेडियस पढ़े थे। अब इस हिसाब से देखेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, एल अपॉन आर लिखेंगे। अब देखो कि यहाँ जो ये पहला वाला लेंथ है, जो आपका ये पहला वाला लेंथ है, ये भी क्या है, लेंथ है, और जो रेडियस है ये भी क्या है, लेंथ है। तो अगर रेडियस है तो लेंथ हम लोग देख रहे हैं, और ऊपर आर्क लेंथ को भी लेंथ देख रहे हैं, तो इस दोनों का यूनिट तो होना चाहिए क्या, मीटर। इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। अब इस हिसाब से देखोगे, तो इस हिसाब से देखोगे तो यहाँ मीटर से मीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसका कोई यूनिट नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी हम इसका क्या लिखते हैं, फिर भी हम इसका यूनिट क्या लिखते हैं, रेडियन। और देखिए कि पिछले पेज में लिखने में गलती हो गई है, पिछले पेज में जनरली यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस हमेशा होता है। ठीक ना, इसमें ये कहानी जो है वो गड़बड़ हो गई है, ये पूरी कहानी जो है ये क्या हो गई है, इसमें गड़बड़, उल्टा लिखा गया है। ठीक ना, देखो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि जनरली इट इज यूनिटलेस। यूनिटलेस जनरली होता है, लेकिन ये रेशियो जो होगा इज ऑलवेज डायमेंशनलेस होगा। ये हमेशा क्या होगा, डायमेंशनलेस हमेशा होगा। ठीक है, इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना था। तो देखो हुआ क्या कि जो इधर हम लोगों ने बात किया था, तो इसमें इसका यूनिट तो कोई नहीं बच रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या ले रहे हैं, यूनिट ले रहे हैं रेडियन में। तो जनरली यूनिटलेस होगा, लेकिन इसका कोई डायमेंशन बचेगा क्या, डायमेंशन नहीं बचेगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, हमेशा ही ये क्या है, डायमेंशनलेस। अब कहोगे कि सर देखियो तो यहाँ रीजन छोटा और यहाँ रीजन बड़ा लग रहा है। तो इसके लिए मैं क्या बोला था कि सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है, सरकमफेरेंस, वो सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो आर्क लेंथ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो रहा है, तो देखिए तो छोटा रेडियस तो छोटा आर्क लेंथ, बड़ा रेडियस तो बड़ा आर्क लेंथ। इस तरह से हम लोग जैसे जैसे रेडियस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आर्क लेंथ बड़ा होता जा रहा है। लेकिन दोनों का जब भी रेशियो लेंगे, जब भी हम लोग दोनों का क्या करेंगे, रेशियो लेंगे आर्क लेंथ बाय रेडियस का, तो ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। और यही कांस्टेंट किसके बराबर में होता है, थीटा के बराबर में। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसमें देखो कि इसमें मैं बताया था क्या कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है। तो देखो कि भाई अगर एक चक्कर कंप्लीट किए,
एक चक्कर कंप्लीट किए, इसका रेडियस मान लो r है, तो आर्क लेंथ कितना होगा? तो आर्क लेंथ जो होगा पूरा चक्कर करने में वो सरकमफेरेंस के बराबर में होगा, और सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr। तो अगर यहाँ पर मान लो कि पूरा एक रेडियन में ये थीटा एंगल बनाया, तो थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ लिखोगे 2πr, और नीचे रेडियस r, r से r कैंसिल होगा, बचेगा कितना? 2π रेडियन। और ये भी जानते हो क्या कि जो एक चक्कर लगाने में ये पूरा एंगल बनता है, ये पूरा एंगल थीटा बराबर कितने का होता है? 360 डिग्री का, है ना? तो ये देखो कि वो भी एक चक्कर लगाने में 2π रेडियन, और ये डिग्री में कितना? 360। दोनों तो एक ही एंगल है, तो दोनों एक ही एंगल है, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे कि जो 2π रेडियन होगा वो किसके बराबर में होगा? 360 डिग्री के बराबर में होगा। ठीक ना? इसको कॉपी में पूरा प्रूफ करके दिखवाया है। अब यहाँ पे देखो कि जो पाई रेडियन निकल के आएगा, 2 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर में। अब मैं क्या बोला था कि ये रेडियन और डिग्री ये दोनों जो है वो क्या है? मेजरमेंट का कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा यूनिट है। ठीक ना? तो इसके लिए कुछ छोटे रेडियन भी लिए गए, जैसे क्या? मिनट, और मिनट के लिए सिंबल में हम लोग सिंगल डैश का यूज करते हैं। और एक क्या लिया गया? सेकंड। ये दोनों इसके लिए क्या करते हैं? डबल डैश का यूज करते हैं। ये दोनों क्या है? स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट ऑफ किसका? प्लेन एंगल का। कि प्लेन एंगल का ये सब क्या है? छोटा छोटा यूनिट है। और इसमें हम लोग क्या लिखते थे कि जो 1 मिनट होता था वो कितने? 60 सेकेंड के बराबर में, और जो 1 डिग्री होता था वो 60 मिनट के। मैं बोला भी था क्या कि डिग्री को याद कर लो कि ये घंटा के बराबर में है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, मतलब 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, मतलब 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। ऐसे याद करने के लिए ये था प्लेन एंगल। अब इसी में एक अगली कहानी किसकी आई थी? एक अगली कहानी आई थी किसकी? दूसरी नंबर की, जो रेशियो है लेकिन फिर भी उसका यूनिट होता है, वो था क्या? तुम्हारा सॉलिड एंगल। वो था क्या? तुम्हारा सॉलिड एंगल। अब देखो इस सॉलिड एंगल को डिनोट किया जाता है किस चीज से? ओम से। ठीक ना? ओम या ओमेगा भी लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक ना? इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है? ओम से। अब ये क्या कहा कि अगर मान लो कि एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, थोड़ा ज्यादा गंदा स्फीयर है। अगर मान लीजिए कि एक सॉलिड स्फीयर है, अब यहां से हम क्या करें कि एक कोन को काट लें। एक कोन को जब काटिएगा तो देखिए तो ये एरिया भी कटेगा, क्या कटेगा कि नहीं? अब देखिए कि यहाँ पर जो आपको रीजन दिख रहा है, इसी रीजन को क्या बोला जाता है? इसको सॉलिड एंगल बोला जाता है। अब कह रहा है क्या कि यदि इस का रेडियस है r, और ये एरिया जो है तुम्हारा, ये एरिया है कितना? a, तो ये कहा क्या कि सॉलिड एंगल को जो लिखना है, सॉलिड एंगल को जो लिखना है वो सॉलिड एंगल आपका लिखना है क्या? तो सॉलिड एंगल लिखना है कि कट एरिया और बाई r स्क्वायर। ठीक है? ध्यान से देखना कि एरिया बाय r स्क्वायर इस चीज का। अब देखो ध्यान से कि एरिया है तो भी ये किस में जाएगा? मीटर स्क्वायर में। और अगर ये r स्क्वायर है तो भी ये किस में जाएगा? यूनिट से यूनिट तो कट जाएगा, इसका कोई यूनिट बचना। लेकिन फिर भी हम लोग सॉलिड एंगल का जो यूनिट रखते हैं वो क्या रखते हैं? स्टे रेडियन इसका यूनिट रखते हैं। ठीक ना? ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे? a अपॉन r स्क्वायर। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हम लोगों को नहीं करना है, इसीलिए इस पर हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ते। अब तुमको क्या कहे, अगर क्वेश्चन में कहे क्या कि फाइंड द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ हेमीस्फीयर। इस बार क्या कहा दिया कि एक हेमीस्फीयर है और उसके सेंटर पे तुम बताओ कि सॉलिड एंगल कितना होगा। देखो तो हेमीस्फीयर क्या होगा? कुछ इस तरह की कहानी, और इसका सेंटर ये रहा। अब देखिए कि इस क्रॉस सेक्शन को काटने में एरिया तो इसका हेमीस्फीयर का एरिया आया। ये वाला सर्कल का भी एरिया लेंगे क्या? ये नहीं लेंगे। तो हेमीस्फीयर का जो एरिया हो जाएगा तुम्हारा यहाँ a इक्वल टू इस पोर्शन का जो एरिया, ये a हो जाएगा कितना? 2π r स्क्वायर, है ना? 2π r स्क्वायर। अब देखो कि यहाँ क्या पढ़े हम लोग कि a बाई r स्क्वायर, एरिया निकल के आ गया कितना? 2π r स्क्वायर, नीचे r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 2π स्टे रेडियन। ठीक ना? अब ये सॉलिड एंगल का तरीका था, है ना? अब यहाँ पर जो है तो आपका फिजिकल क्वांटिटी की कहानी क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक ना? अब इसके बाद हम लोग क्या शुरू किए थे? उसके बाद हम लोग क्या शुरू किए थे? यूनिट।
तो इसके बाद जो हम लोगों ने शुरू किया था क्या, यूनिट। तो इस यूनिट में क्या बोले थे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो कंप्लीटली रिप्रेजेंट किया जाएगा वो मैग्नीट्यूड और यूनिट का प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट में, है ना। जैसे अगर मान लो वेट को लिखना है तो कितना लिखते हैं, 1 kg 2 मीटर लिखते हैं ना। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या है आपका, मैग्नीट्यूड है। और जो इसके साथ ही अल्फाबेटिकल लगा हुआ है ये क्या है, यूनिट। अब देखिए कि जब दोनों को प्रोडक्ट में ले रहे हैं तब कंप्लीटली फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेड हो रहा है। अगर मान लीजिए कि चीनी खरीदने के लिए जाएं तो केवल 1 चीनी बोलने से कोई नहीं देगा, आटा खरीदने जाए तो 1 नहीं, कपड़ा खरीदने जाए तो केवल 5 बोल देने से नहीं देगा, उसके साथ यूनिट बोलना चाहिए कि मीटर लेना है, किलोमीटर लेना है ना, सेंटीमीटर में लेना है, वो बोलना पड़ेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और यूनिट के प्रोडक्ट में लिखा जाता है। और इसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन में आपको क्या बताया था, कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइन बताया था ये कि जो मैग्नीट्यूड होता है, वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, यूनिट। मतलब कि मैग्नीट्यूड और यूनिट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मान लो 5 kg है, तो 5 kg को अगर ग्राम में लिखोगे तो कितना लिखोगे, 5000 ग्राम। अब देखो कि यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड का बात करो तो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हुआ है, बढ़ा है। और यूनिट में देखिए केजी से ग्राम हो गया है, तो बढ़ा है कि घटा है, घटा है। तो ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो एक के बढ़ने के साथ साथ दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है, या एक के घटने के साथ साथ दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इसी का यूनिट कहेंगे। यूनिट के बारे में क्या बोले कि मैग्नीट्यूड और यूनिट के रूप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। और दूसरी बात क्या कि मैग्नीट्यूड और यूनिट एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बातें मैं बता दिया था। अब यूनिट को भी कैटेगराइज करने की बात आई थी, तो यूनिट को भी हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा था। यूनिट को भी हम लोगों ने कितने पार्ट में बांटा था, 2 पार्ट में। एक था क्या, फंडामेंटल यूनिट, ठीक ना, एक था क्या, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है, ठीक ना, तो इसके बारे में क्या बोला था, यूनिट बाय व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड। फंडामेंटल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड, जिसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कितने फंडामेंटल क्वांटिटी थे, 7। अब उस 7 में अगर फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है तो मतलब फंडामेंटल यूनिट भी कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो जो फंडामेंटल यूनिट का बात करेंगे, फंडामेंटल यूनिट कैसा है, इंडिपेंडेंट यूनिट है। कैसा है, इंडिपेंडेंट, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट यूनिट है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। कितने हैं भाई, तो कितने हैं, तो ओनली 7। कितने हैं, ओनली 7। क्या लिखेंगे, देयर इज ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट। कितने हैं, केवल 7 फंडामेंटल यूनिट है। अब इस 7 फंडामेंटल यूनिट में कौन कौन सा है, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा उसी का जो यूनिट होगा उसी को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। तो देख लो क्या, तो इधर सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका नाम लिखो। पहला में क्या था, लेंथ। दूसरा में क्या था, मास। तीसरा में क्या था, टाइम था। चौथा में क्या था, चौथा में था टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बाद 5वां में क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना, इलेक्ट्रिक करंट। और छठा में क्या था, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। और 7वें में क्या था, 7वें में क्या था, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक ना, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अब देखो कि इस सारे चीज़ों को जब हम लोग मिलाएंगे तो इसी सारे का जो यूनिट होगा उसे यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। अब देखो कि इसमें लेंथ का यूनिट क्या, मीटर, तो ये मीटर जो होगा वो क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट होगा। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो ये किलोग्राम जो होगा आपका ये क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट होगा। टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो ये सेकंड जो होगा आपका ये क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट। टेम्परेचर का केल्विन, डिग्री सेल्सियस भी होता है लेकिन ऐसा यूनिट इसका क्या है, केल्विन, तो केल्विन क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट होगा। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, एम्पियर, एम्पियर क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट होगा।
इसका क्या होता है मूल, ये क्या होगा फंडामेंटल यूनिट होगा, और इधर क्या होता है कैंडेला, ठीक ना। ये कैंडेला भी जो होगा इसका ये क्या होगा फंडामेंटल यूनिट होगा। अब जो दूसरे नंबर पे था, तो ये तो पहला था क्या कि पहला में फंडामेंटल यूनिट। अब जो दूसरे नंबर पे आता है वो दूसरे नंबर पे क्या आता है डिराइव्ड यूनिट, ठीक ना। तो दूसरे नंबर पे क्या आता है डिराइव्ड यूनिट। अब देखो कि इस डिराइव्ड यूनिट में क्या पढ़े थे, इस डिराइव्ड यूनिट में क्या कहे थे कि द यूनिट इन विच, जिसमें क्या किया गया था डिराइव्ड क्वांटिटी को क्या किया गया था भाई लिखा जाता था, इन विच डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, जिसके टर्म में हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी को क्या करते थे एक्सप्रेस्ड करते थे, उसको क्या बोलते थे डिराइव्ड यूनिट बोलते थे। अब देखो कि इस डिराइव्ड यूनिट के बारे में क्या बोला था कि ये जो है वो कैसा है डिपेंडेंट है, ये कैसा है डिपेंडेंट है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द, इसको एक्सप्रेस्ड किया जाता है किसमें, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, किसके टर्म में फंडामेंटल यूनिट के टर्म में, इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट, इसको फंडामेंटल यूनिट के सहायता से लिखा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था इसके लिए। जैसे में क्या, तो देखो अगर वेलोसिटी का बात किए थे तो वेलोसिटी को क्या लिखते थे भाई डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है क्या लेंथ है, और टाइम तो फंडामेंटल यूनिट है ही। अब देखिए कि ये वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जिसमें लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर, और टाइम है तो इसका यूनिट क्या होगा सेकंड, दोनों बाय में है तो सीधे सीधे वेलोसिटी का यूनिट क्या लिखेंगे मीटर पर सेकंड। देखो इसमें मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है और सेकंड भी क्या है फंडामेंटल यूनिट है। बातें समझ में आ रही है। ये था क्या डिराइव्ड यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। इसके बाद हम लोग कहाँ पर आए थे तो मेजरमेंट के सिस्टम पे, है ना। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था क्या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में हम लोगों ने 4 सिस्टम के बारे में जनरली पढ़ा था। इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में कितने चीज़ों को पढ़ा था 4 चीज़ों को। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में 4 चीज़ों को पढ़ा था। कौन कौन सा सिस्टम, तो जो सबसे पहला सिस्टम था आपका, जो आपका सबसे पहला सिस्टम था वो सबसे पहला सिस्टम था क्या आपका FPS सिस्टम। दूसरा जो था वो था क्या CGS, ठीक ना। अच्छा FPS, दूसरा जो था वो क्या था CGS, और तीसरा था क्या MKS सिस्टम, और सबसे लास्ट में जो था वो था क्या SI सिस्टम। इस पर मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी क्या कि FPS सिस्टम क्यों आया। मैं बोला था क्या कि यूनान से साइंस का इनिशिएट हुआ है। अगर भारत से हुआ रहता तो हम लोग अपने मेजरमेंट में मेजर करते, और यूनान का जो मेजरमेंट का सिस्टम था उसमें ये लोग क्या करता था कि लेंथ को जो मेजर करता था वो किस में मेजर करता था फुट में, ठीक ना। मास को जो ये लोग मेजर करता था वो किस में करता था पाउंड में, और टाइम को जो मेजर करता था वो किस में करता था सेकंड में। इसका कारण था घड़ी का इन्वेंशन होना, ठीक ना, कि घड़ी बहुत पहले ही हमारे यहाँ आ चुकी थी तो सब लोग टाइम को सेकंड में जानते थे। लेकिन साइंस तो फॉर ऑल है, पूरे दुनिया के लिए है। तो जब पूरे दुनिया में इसको ले जाया जाएगा हमारे यहाँ आएगा तो हम लोग उस समय में फुट पाउंड सेकंड का मतलब समझते नहीं थे। तो नहीं समझते थे तो पूरे दुनिया को जानने के लिए क्या करेगा कि एक ऐसा यूनिट लाएगा जिस यूनिट के बारे में कौन पूरा दुनिया समझ सके, है ना। अब पूरा दुनिया को समझने के लिए लाया कौन सा यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसमें ये लोग क्या करता था लेंथ को मेजर करता था किस चीज में सेंटीमीटर में, ठीक ना, सेंटीमीटर में। मास को मेजर करता था किस में, मास को मेजर करता था ये लोग किस चीज में ग्राम में, और टाइम को ये लोग भी मेजर करता था किस में सेकंड में। लेकिन इसमें हुआ क्या कि ये जो है जनरली क्या है बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा यूनिट है। इसको पूरी दुनिया तो जानने लगी लेकिन इससे क्या होने लगा कि ये बहुत छोटा यूनिट है। छोटा यूनिट में मेजर करने में क्या होगा कि इससे आएगा लार्ज डाटा, ठीक ना, लार्ज डाटा आएगा। लार्ज डाटा को कैलकुलेशन करने में क्या होगा प्रॉब्लम होगा, ठीक ना। तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम आने लगेगा, कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगा तो उस डाटा को स्टोरिंग प्रॉब्लम भी आएगा, है कि नहीं। बड़ा बड़ा डाटा है तो स्टोरिंग में भी क्या आएगी प्रॉब्लम आएगी। तो जब स्टोरिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी तो इस कहानी से क्या होगी परेशानी होगी, है ना। कि मान लो कि अगर यहाँ से चांद तक का डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं किस चीज़ में फिजिक्स पढ़ने में, और अगर उसको सेंटीमीटर में मेजर करना पड़े तो इस बोर्ड पर 0 0 लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे। अब इतना बड़ा डाटा है उसको कैलकुलेट करना है तो वो भी क्या होगा टफ हो जाएगा।
कैलकुलेशन टफ होगा, उतना बड़ा डाटा को स्टोर करना है तो वो भी क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो इसी सब को देखते हुए क्या किया गया, इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को भी क्या किया, समाप्त कर दिया गया कि इससे भाई पूरा दुनिया तो जान रहा है इसको, लेकिन इससे परेशानी क्या आ गई, कैलकुलेशन में दिक्कत है, बड़े बड़े डाटा आ रहे हैं, है ना, स्टोरिंग में प्रॉब्लम है। अब कौन लाया, एमकेएस सिस्टम लाया। तो एमकेएस सिस्टम में क्या किया, ये लेंथ को मेजर किया किस में, ये लेंथ को मेजर किया किस चीज में, मीटर में। अब देखो कि सेंटीमीटर से मीटर 100 गुना ज़्यादा बड़ा है, काम अपना 100 गुना ज़्यादा आसान हो गया, है ना। जो मास को ये मेजर किया, ये मास को मेजर किया किस में, किलोग्राम में। किलोग्राम जो है ग्राम के अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा बड़ा है, ओवरऑल लाख गुना ज़्यादा आसान हो गया काम। लेकिन टाइम को अभी भी किस में मेजर किया, सेकंड में। लोगों के मन में आता है सर जब काम ही को आसान करना था तो इस कहानी को आप घंटे में मान लेते और आसान हो जाता। लेकिन देखो कि बहुत सारी घटनाएं हैं, तो हम लोग जो मेजरमेंट का सिस्टम रखते हैं वो बीच में रखते हैं। क्यों, सेकंड एकदम बीच का चीज है, सेकंड से बड़ा है मिनट, उससे बड़ा है घंटा, उससे बड़ा भी यूनिट सब है, लेकिन उससे छोटा भी तो यूनिट है माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो माइक्रो मिली में चली जाती है, और बहुत सारी घटनाएं हैं जो मिनट में जाता है। तो ये मिनट घंटा में जाने वाला क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट होता है, वो सब बहुत कम घटनाएं हैं। आजकल की जो अधिकतर घटनाएं हैं वो माइक्रो मिली में जाता है, इसीलिए एक लेवल पे ला करके सेकंड उसके हिसाब से बहुत बड़ा यूनिट हुआ, इसीलिए सेकंड के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया। बातें समझ में आ रही है, अब कोई बात नहीं, ठीक ना, समझ ही जाओगे। अब देखो कि अब क्या कहा कि ये कब तक हम लोग ये सब खेल खेलते रहेंगे, है ना, कब तक ये सब खेल खेलते रहेंगे, एफपीएस से सीजीएस, सीजीएस से एमकेएस। तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिस उपाय में हो क्या कि पूरा दुनिया के लिए एक सिस्टम का मेजरमेंट लिया जाए। तो उसी में क्या किया गया, ये लोग क्या किया कि एमकेएस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया, कैसे, एसआई सिस्टम के रूप में। और लास्टली क्या हुआ कि एमकेएस सिस्टम को क्या किया, अडॉप्ट कर लिया किसके रूप में, एसआई सिस्टम के रूप में। इज अडॉप्टेड एज एसआई सिस्टम के भाई अब तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे हमको कोई विशेष दिक्कत नहीं है, तुम क्या करो कि इसको अब ब्रह्मास्त्र मानो कि यही मेजरमेंट का तरीका पूरा का पूरा सही है। और इस मेजरमेंट में क्या किया गया कि बहुत सारे यूनिट को एमकेएस में, जैसे देखो कि फोर्स के बारे में अगर बात करो तो फोर्स का यूनिट होता है क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पता है ना। और इसी को एसआई में क्या बोल दिया, कहा कि बहुत बड़ा है, इसको छोटा करो और सर आइजक न्यूटन के नाम पे इसका नाम क्या रख लो, न्यूटन रख लो, है ना। अगर एनर्जी का बात करते थे तो एनर्जी का भी बहुत बड़ा यूनिट क्या होता था, एनर्जी का भी बहुत बड़ा यूनिट क्या होता था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का, ये बहुत बड़ा है, इसको क्या करो सर जूल के नाम पे इसका यूनिट क्या रख लो, जूल रख लो। ये सब एसआई में चेंजिंग आया जिससे काम क्या हुआ और हमारा आसान हुआ। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की कहानी समझ में आ गई। इतना कहानी के बाद शुरू हुआ था हमारा किस चीज़ का कहानी, डायमेंशन का कहानी, है ना। और डायमेंशन का कहानी तो रिसेंटली अपडेटेड है, उसको भी रिवाइज करवाने का ज़रूरत है नहीं है। तो इतना पूरा कहानी था हमारे किस चीज़ का, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का, जिसमें अभी यूनिट और मेजरमेंट कर दिए, डायमेंशन को छोड़ दिए, वो बड़ा कहानी है, ठीक ना। अगर फिर भी किसी का छूटा हुआ है तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो बैकअप ले करके क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। काफ़ी आज के लिए, और पढ़ना है, और पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, देख रहे हो कितना मेहनत है पढ़ाने में। अगर देखो मेरा जो है ना